नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हम लोग NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई बुक है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग एक सब्जेक्ट पूरा भी कर चुके हैं, ज्योग्राफी मतलब भारत की भूगोल को हम लोग पूरा भी कर चुके हैं। विश्व के भूगोल में एक दो वीडियो बाकी है, उसको करा दिया जाएगा लास्ट में। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास और साथ में आपको साइंस भी देखने को मिलेगा अगला वीडियो। चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसका पार्ट 1 वीडियो बन चुका है और ये आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको देखिए, बुक को हम लोग लाइन बाय लाइन करा रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। आप ज्योग्राफी देखे ही होंगे, उसमें एक एक लाइन मतलब कोई भी लाइन मिस्टेक नहीं किया गया है, प्रत्येक लाइन पर डिस्कस करके करा दिया गया है। वैसे ही हम लोग हिस्ट्री को भी शुरू किए हैं, एक एक लाइन करा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए और पूरी पकड़ बनाइए अपने हिस्ट्री पर। तो आइए हम लोग इसे पार्ट 2 वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। चलिए, पार्ट 2 वीडियो में दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई। देखिए, यूरोपीय क्या है? यूरोप एक महादेश है जिसमें कई सारे देश हैं। जैसे एशिया हम लोग का महादेश है जिसमें भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और भी कई सारे देश हैं। उसी तरह से यूरोप भी है, वो महादेश है, उसमें पुर्तगाल है, फ्रेंच है, डच है, अंग्रेज है, वो भी बहुत सारे देश हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे यहाँ पर व्यापार करने और यहाँ से मसाला ले गए, उनको 60 गुना मुनाफा हुआ। तो और भी सारे देश देखें तो उनको लालच आया, वो भी भारत से व्यापार करने के लिए आए थे। ये सारी कहानी आप लोग सुन लिए हैं। उसी तरीके से डच भी भारत में आए। डच आए तो देखिए, बहुत सारे जो देश आए यूरोप के, तो वो तो मसाला का व्यापार करते थे। मतलब उनका प्राथमिक स्तर क्या था कि सबसे ज़्यादा भारत से मसाला ले जाना और अपने यहाँ ले जाकर बड़ी मात्रा में बेचना। लेकिन जो डच आए वो मसाले पर काम नहीं किए, वो सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे थे वो कपड़ों के निर्यात पर सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोप देश में वो कौन ऐसा देश है जो कपड़ों का सबसे ज़्यादा निर्यात करता था? तो वो था मेरे दोस्त डच था। कौन सा देश था? डच था। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? देखिए बात को समझिए, कह रहा है कि भारत के साथ तो बहुत सारे देश व्यापार कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले पूंजियों को इकट्ठा करना कौन से देश पर आरंभ की? तो वो भी डच किया। डच क्या करता था? अपनी संपत्ति को इकट्ठा करके ले जाता था। तो यही बात को यहाँ पर दर्शा रहा है, तो डच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1759 में वेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? कहने का मतलब है कि वेदरा एक जगह है। वेदरा क्या है? जगह है। वहां पर युद्ध होता है 1759 में। बात को यहाँ पे एक और समझिएगा। देखिए बहुत सारे आप देखे होंगे लड़ाई हुई होगी, जैसे कि आप देखे होंगे अंग्रेज से भी लड़ाई हुई है, अकबर वगैरह बहुत सारे राजा महाराजा लड़े हैं। तो जिस जगह पर लड़ते थे ना, वहीं का नाम दे देते थे। उसी तरह से वेदरा में एक युद्ध हुआ और वो युद्ध किन किन के बीच हुआ, मतलब किन दो देशों के बीच में हुआ वो बताना है। तो देखिए इस युद्ध का नाम है वेदरा का युद्ध। कब हुआ? तो 1759 में। और दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ, मतलब दो यूरोपीय देशों के बीच हुआ। तो उन देशों का नाम है डच और अंग्रेज। कहाँ पर लड़े थे? तो वेदरा में लड़े थे। कब लड़े थे? तो 1759 में लड़े थे। ये बात याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो भारत का सम्राट कौन था? देखिए ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब है कि लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया जा रहा था, उसको गठन किया जा रहा था, तो भारत में किसका शासक था? मतलब कौन यहाँ का राजा था भारत में? तो भारत में जो राजा थे उनका नाम था अकबर। अकबर का शासन हुआ करता था भारत में। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। देखिए कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारी कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए अकबर का शासन था और अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? अकबर की मृत्यु हो जा रही है 1605 ईस्वी में।
तब उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, मतलब जहांगीर होगा। जहांगीर कौन था, अकबर का बेटा था। तो यही जहांगीर क्या होगा, अपना राजपाट संभालेगा। तो ये जो जेम्स प्रथम का दूत बनकर आएगा, ये अकबर से थोड़ी मिलेगा, अब जहांगीर से मिलेगा। तो किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। और ये ब्रिटिश नागरिक था, मतलब पहली बार जहांगीर के दरबार में आने वाला कौन था, ये ब्रिटिश नागरिक था और इसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कब आया था, 1608 में। और कब इसकी अकबर की मृत्यु कब हो गई थी, तो 1605 में। और उसका उत्तराधिकारी जो हुआ था वो जहांगीर हुआ था। और इसी से 1608 में आकर मिला था कि हमको भारत में व्यापार करना है, इसके कोठी स्थापित करने की अनुमति दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये इसका नोट पॉइंट है दोस्तों। नोट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में कब, 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। अब देखिए 8 में क्या हुआ, 8 में हॉकिंस यहाँ की अनुमति लिया और 8 मतलब आप देख सकते हैं कि 3 साल बाद ये लोग अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाते हैं और पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से बात बन जाती है। तो 1613 ईस्वी में अपनी अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित कर देते हैं। कौन, अंग्रेज, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज कब आए थे भारत में, 1600 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। देखिए क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब था, औरंगजेब कौन था, यहाँ का शासक था, उसके द्वारा भारत से उसको निकाल दिया गया था, मतलब भगा दिया गया था। तो उस औरंगजेब, उस अंग्रेज का नाम क्या था, तो उसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। ये क्या था, अंग्रेजी कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी का गवर्नर हुआ करता था। और इसको क्या किया, औरंगजेब निकाल दिया। आगे देखिए हैमिल्टन द्वारा, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाअधिकार पत्र जारी किया गया। मतलब आपको बताना है कि हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में महाअधिकार पत्र जारी किया। देखिए हैमिल्टन जो था ना, ये क्या किया था कि फ्रुक्सियर को उपचार किया था, मतलब इसको बीमारी था, इसको दवाई किया था, इसीलिए ये क्या किया, इसको महाअधिकार पत्र जारी किया। और इसका मतलब वही शासक का नाम पूछ रहा है, कौन महाअधिकार पत्र जारी किया, तो उसका नाम था फ्रुक्सियर। इसके आगे बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको, फ्रुक्सियर कौन था, क्या था, आपको आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, नोट्स पॉइंट्स है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए देख सकते हैं कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो थे उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। उसका विवाह किससे हुआ था, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। देखिए यहाँ पर अंग्रेज भी शासन कर रहे थे और पुर्तगाली तो पहले से आए ही हुए थे, वो भी शासन कर रहे थे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में कौन जाएंगे, पुर्तगाली जाएंगे। तो देखिए 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो थे उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह किससे हो जाता है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो जाता है। और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप जो थी वो दहेज दे दिया था, मतलब दहेज के रूप में उनको दे दिया गया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मतलब ध्यान से समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड के राजा थे, उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह किनसे हुआ, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ, मतलब कैथरीन से उनका शादी हो गया। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, उनको दहेज के रूप में मुंबई द्वीप जो था वो दे दिया। अब ये राजा उठे तो क्या किए कि राजा 10 पाउंड वार्षिक किराया को लेकर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए कि भाई लो अपना काम करो, हमको 10 पाउंड किराया देना वर्ष में एक बार। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। कहने का मतलब है कि यूरोप वासी कौन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ये सब यूरोपीय के तो थे। ये लोग आए थे तो उनके लिए सर्वोत्तम सोरा अब जानबे करते हैं, सोरा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था, तो सोरा और अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, बिहार में होता था, इसीलिए इन लोगों का क्या था, मुख्य क्षेत्र था। आइए
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट क्या किया कि 1664 में फ्रांसीसी कंपनी जो आई थी उसकी स्थापना की करने की प्रयास किया था। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई, तो लुई 14वें जो थे इन्हीं के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है कि फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत के प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई, तो ये की गई सूरत में। कब की गई, तो 1668 ईस्वी में की गई। आप यहाँ पर इसकी नोट पॉइंट को जान सकते हैं कि फ्रांसीसी गवर्नर जिनका नाम था डुप्ले, डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। मतलब कहने का ये हुआ कि जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसका नाम था डुप्ले। वो क्या किया था कि पहली बार भूमि को अपने क्षेत्र में अर्जित करने के लिए उन्होंने भारतीय राजाओं को विवादों में भाग लेने की नीति को क्या किया था, शुरू किया था। आइए आगे दोस्तों देख सकते हैं। आगे आपके अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया था, तो वो बनवाया था पांडिचेरी में। कहाँ बनाया था दोस्तों, पांडिचेरी में। आइए पांडिचेरी से संबंधित कुछ जान लीजिए कि पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो फ्रांको मार्टिन था। फ्रांको मार्टिन क्या था, पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर हुआ करता था। आगे देखिए पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारियों ने पराजित किया था, तो उसका नाम था थॉमस बेस्ट। ये क्या किया था, पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर अंग्रेजों से क्या किया था, अंग्रेज अधिकारियों ने पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि वांडीवास की युद्ध में, देखिए वांडीवास क्या है, ये भी स्थान का नाम है। तो वांडीवास की युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच क्या हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1760 में। और अंग्रेज ने क्या किए थे, फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हरा दिए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर्नाटक का युद्ध किन के बीच लड़ा गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कर्नाटक का जो युद्ध है वो भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। तो किन के बीच लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांस के बीच। आइए प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के मध्य समाप्त हो गई, तो एक्सला सापेल की संधि जो थी इसी के युद्ध में, इसी की संधि जब हुई, संधि का मतलब क्या होता है, समझौता होता है। समझौता माने आप मेरे बातों को मानेंगे, हम आपको बातों को मान लेंगे, समझौता हो जाएगा। तो वही एक्सला सापेल की संधि हुई प्रथम कर्नाटक युद्ध के मध्य, और इसको शांत कर दिया गया कब, 1748 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो बीजापुर के जो सुल्तान थे उनसे क्या किया गया था, गोवा को छीन लिया गया था। और वो कौन था, अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ही क्या किया था, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। आइए ये कुछ संधि है दोस्तों, अगला चैप्टर है यही। देखिए ये कुछ संधि और समझौते हुए हैं, उसी से संबंधित है। आप देख सकते हैं, आपको समझ में भी आएगा और पूरी तरीके से। देखिए सबसे पहले प्रथम युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 48 ईस्वी के बीच। किसके किसके बीच, कारण क्या था, इसका कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारियों का युद्ध था। इसमें एक्सला साफेल की संधि हुई 1748 में हुआ, और इसका परिणाम जो हुआ वो स्पष्ट तरीके से नहीं निकला। आगे देख सकते हैं, अगला आपके क्वेश्चन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ। कर्नाटक के उत्तराधिकारियों का युद्ध हुआ, इसमें पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में, जिसमें ब्रिटेन की मजबूत स्थिति में मिला। आगे देख सकते हैं, आगे आपके क्वेश्चन है, और आज का लास्ट भी क्वेश्चन होगा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1756 से 63 के बीच। और सप्तवर्षीय युद्ध में औपनिवेशिक कारण पेरिस की संधि हुई 1763 में ही, और फ्रांस को क्या किया गया, पराजय करना पड़ा। आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टर्निंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी रखा गया था। मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना था तो इतना ही बड़ा नाम था उसका, बाद में उसको शॉर्ट किया गया। तो आई होप कि आप पूरी तरीके से बातों को सीखे होंगे दोस्तों। अगर आपको चाहिए कि पूरी मतलब कि इसका MCQ भी लेकर आइए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, कल ही आपके सामने
पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। इसका एमसीक्यू और उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होगा।